सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वंस अगेन दिस इज शंकर कुमार और आज हम बात करेंगे PYQ सीरीज के एक नए टॉपिक के साथ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। आज हम यहां पे बात करेंगे इस चैप्टर से आए हुए अब तक के सारे क्वेश्चंस, लगभग सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। देखने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आ रहे हैं और किस सेक्शन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, तो पहला क्वेश्चन आप जो मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है एक MCQ जो कि CBSE बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ क्वेश्चन को दिखा रहा है। यहां पे क्वेश्चन क्या है जरा हम इस पे गौर करते हैं। और ये चीज मैं बार बार यहां पे रिपीट करता हूं कि 2021 से पहले MCQ नहीं हुआ करते थे। बिफोर दैट दे वर आस्किंग 1 मार्क सब्जेक्टिव क्वेश्चन वेयर यू वर एबल टू आंसर योर क्वेश्चन इन जस्ट 1 वर्ड और 1 in 1 स्टेटमेंट। राइट, सो यहां पे अगर हम बात करें तो ये रिसेंटली 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। Which among the following statement is not correct? Not correct. They are asking about the option which is not correct regarding the Vairodev Dakaf Sanctuary. ठीक है, अब एक एक करके हम सारे फैक्ट्स देखेंगे। It includes 1200 hectares of forest area. That is correct actually. This statement, if you see, that is absolutely right. The inhabitants of 5 villages in the Alwar district of Rajasthan declare this as sanctuary. Right, next to that they are protecting the wildlife against any outside encroachment. If you see, top 3 options all are correct. Right, now let's see the last option. The rules and regulations followed here are declared by the government. No, this is the part which we had to identify. वो पार्ट क्या है कि यहां पे बोला जा रहा है कि जो इस पार्क के हैं, जो इस वैरोदेव डाकब सोंचुरी के जो एरिया है, जो दिस मच 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड है, यहां पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या बनाए गए हैं? जी नहीं, ये जो आप देख रहे हो क्वेश्चन, ये है कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कम्युनिटी, किसी भी लोकल कम्युनिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस तरीके से वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करेंगे, वहां पे हम इसका एग्जांपल देखें एनसीईआरटी में। राइट, हमने वहां पे देखा कि दिस इज पार्ट ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। और यहां पे हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अलवर डिस्ट्रिक्ट के ये जो लोग थे उन्होंने क्या किया, 1200 हेक्टेयर, 5 गांवों के लोग वहां पे मिले और 1200 हेक्टेयर के जो एरिया है जो कि फॉरेस्ट एरिया है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? वैरोदेव डाकब सोंचुरी। और इस एरिया में गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं चलती है। ये जो यहाँ के लोकल लोग हैं, इन्होंने ही इस वैरोदेव डाकब सेंचुरी को बनाया है। तो इनके जो वर्किंग कंडीशंस होंगे, जो इसमें रूल्स रेगुलेशंस होंगे, वो सारे इन्हीं लोगों के द्वारा बनाया गया है, ना कि गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन मींस व्हाट? दे आर आस्किंग व्हाट विच इज नॉट द करेक्ट रिगार्डिंग टू वैरोदेव डाकब सेंचुरी, वैरोदेव डाकब सेंचुरी। बिल्कुल, जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट इसलिए है क्योंकि ये करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट फैक्ट नहीं बताता है वैरोदेव डाकब सेंचुरी से रिलेटेड। ठीक है, तो हमने देख लिया CBSE 2023 का आया हुआ एक क्वेश्चन, आसानी से हमने इसको आंसर कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पे हम बात कर रहे हैं 2021 से पहले के आए हुए क्वेश्चंस, जहां पे हम बात करेंगे 1 वर्ड सब्जेक्टिव आंसर। राइट, यहां पे देखो आप, तो दे आर आस्किंग अबाउट गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ रेयर स्पीसीज। आपको पता है कि IUCN के द्वारा एक लिस्ट तैयार किया गया है जिनको हम सारे लोग फॉलो करते हैं। अगर आप देखो तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन के बेसिस पे इन सारे स्पीसीज को कैटेगराइज किया जाता है। नॉर्मल स्पीसीज, देन रेयर स्पीसीज, देन वल्नरेबल स्पीसीज, इसके बाद हो जाएंगे हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज, और फाइनली हो जाएंगे हमारे क्या? एक्सटिंक्ट स्पीसीज। ये जो देख रहे हो आप ऑर्डर, ये जो ऑर्डर आप देख रहे हो, ये हम जब नीचे से ऊपर बढ़ते हैं तो यहां पे आप देखोगे कि पॉपुलेशन क्या हो रहा है भाई? पॉपुलेशन घट रहा है, चिंता की विषय है। और इसीलिए हमें इनके सिचुएशंस को समझते हुए कंजर्व करना है। ठीक है ना? तो यहां पे पॉपुलेशन क्या हो रहा है भाई? पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप।
राइट। नॉर्मल स्पीसीज के बारे में हमें बिल्कुल बॉदर करने की जरूरत नहीं है, इनका जो है स्टेटस पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में है, राइट। तो इनके लिए हमें कुछ ही बॉदर करने की जरूरत नहीं है। रेयर की बात करते हैं, यहां पे थोड़ा सा हमारा चिंता इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमने देखा है कि कुछ एक सालों में इनका जो पॉपुलेशन हुआ है वो क्या हो गया है, घट गया है, बट इतना भी नहीं घटा है जहां से हमें बहुत ज्यादा इनके लिए चिंता करने की जरूरत हो। पर अगर हम आगे बढ़ते हैं वल्नरेबल के साइड, तो क्या हो गया, इनके जो डिमेरिट्स थे जो कि इनके पॉपुलेशन को कम कर रहे थे, नेगेटिव फैक्टर्स जो भी थे जो इनके पॉपुलेशन को कम कर रहे थे, तो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। तो अब क्या हो रहे हैं, रेयर से कहां पहुंचने वाले हैं, वल्नरेबल में। अब हमारे लिए बहुत ही बड़ी चिंता की बात होगी। अब हमें इनके लिए जरूर कुछ करना पड़ेगा। अगर हमने अभी भी नहीं किया, वल्नरेबल स्टेट में आने के बाद भी अभी भी हमने नहीं कुछ किया, तो जल्द ही वो कहां पहुंच जाएंगे, इंडेंजर्ड। और अगर फर्दर discontinued these negative factors continued working, which means what, soon these animals will become totally extinct from the earth, right? So ये ऑर्डर है हमारे IUCN के द्वारा डिफाइंड किए गए हैं और इसी के बेसिस पे हम सारे एनिमल्स को रैंकिंग भी देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एक और है हमारे पास जो है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक का नंबर से तो नहीं लेना देना है, बट इनका ज्योग्राफी से लेना देना। ज्योग्राफी मींस लोकेलिटी से लेना देना, जिस एरिया में ये पाए जाते हैं उनसे लेना देना। ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं, ये कुछ एक एरिया जो है उनके लिए सुटेबल है, वहीं पे आप इन्हें देखेंगे और इसीलिए ऐसे स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडेमिक। यहां पे हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ रेयर स्पीसीज। नंबर इनका अभी रिसेंटली घटना स्टार्ट हो गया है भाई, तो हमें इन्हें थोड़ा सा ध्यान देना होगा इन पे। और ऐसे एग्जांपल्स अगर पूछे जा रहे हैं तो आपके एनसीईआरटी में देखो कि बहुत सारे एग्जांपल्स वहां पे मेंशन किए गए। तो यहां पे हमने 2 एग्जांपल रखा तो कि दो ही पूछा जा रहा, तो वाइल्ड एशियाटिक बुफैलो आप लिख दो, हॉर्नबिल पूछ दो, बता दो, ये सारे एग्जांपल्स इसी में आ जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप कुछ एक और एग्जांपल देखना चाहते हो तो हमारे पास आप देखेंगे ये भी एग्जांपल हो जाते हैं रेयर स्पीसीज के। रेयर स्पीसीज के एग्जांपल आप देख लीजिए, हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बुफैलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल, अभी अभी हमने यहां पे कवर किया। देखिए काफी आसानी से आप इसको आंसर कर सकते हो, तो इसलिए थोड़ा सा हमें यहां पे ध्यान देने की जरूरत होती है। क्वेश्चंस काफी फैक्चुअल पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, काफी ज्यादा फैक्चुअल, कि आपको कभी कभी याद रखना पड़ता है कि कौन से एनिमल किस कैटेगरी में आ रहे हैं, राइट। एंडेमिक स्पीसीज की बात करें, अब थोड़ा सा हमने देख लिया रेयर स्पीसीज के बारे में, थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहीं पे इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में। इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात करते हो आप, तो आप देखेंगे कि ये वो स्पीसीज हैं जिनका पॉपुलेशन काफी ड्रास्टिकली घट गया है, एंड स्टिल इफ नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यूज ऑपरेटिंग सुन देयर पॉपुलेशन विल बिकम वेरी मच एक्सटिंक्ट। मैंने बताया ना, नॉर्मल, रेयर, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और फर्दर एक्सटिंक्ट, राइट। इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन कौन से हो गए भाई, ब्लैक बक, आप देख लो, ब्लैक बक हो गया, ब्लैक बक हो गया, राइट। ब्लैक बक के अलावा हमने देखा क्रोकोडाइल हो गया, राइट। इंडियन वाइल्ड एस हो गया, इंडियन राइनो हो गया जो कि सिर्फ आसाम में आपको देखने को मिलेंगे, लाइन टेल्ड मका हो गए और संगाई हो गए। ये सारे जो आप देख रहे हो, दीज आर आवर इंडेंजर्ड स्पीसीज, राइट। अब हम आते हैं वल्नरेबल स्पीसीज का। ये वो रेयर स्पीसीज हैं जिनका पॉपुलेशन अभी रिसेंटली घटा है, एंड इफ the factors continued operating, negative factors continued operating, which means what, soon they will become vulnerable. vulnerable वो स्पीसीज हो गए जिनका नेगेटिव फैक्टर्स अगर कंटिन्यू होते रहा तो जल्द ही वो किस में आ जाएंगे, इंडेंजर्ड स्पीसीज में आ जाएंगे। इंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जिनका अगर नेगेटिव फैक्टर कंटिन्यू होते रहा, ऑपरेट होते रहा, सुन दे विल फॉल इन एक्सटिंक्ट कैटेगरी, राइट। तो ये सारे आपको रेफरेंस पॉइंट के तौर पे यूज होंगे जब हमें एक दूसरा डिफाइन करना, राइट। तो अभी हमने देखा वल्नरेबल स्पीसीज जिनका पॉपुलेशन घटा है और बहुत ज्यादा तेजी से घट रहा है, जल्दी अगर इस तरीके से कंटिन्यू होते रहा तो वो जल्दी किस में आ जाएंगे, इंडेंजर्ड स्पीसीज के कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट देख लीजिए, गैंगेटिक डॉल्फिन ले लीजिए, ये सारे जो आप एग्जांपल्स देख रहे हो, दीज आर रिलेटेड टू वल्नरेबल स्पीसीज, राइट। अब हम आगे आ जाते हैं एक अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट की तरफ। रेयर तो हमने देख ही रखा है, हिमालयन ब्राउन बियर हो गया, एशियाटिक बुफैलो हो गया, डेजर्ट फॉक्स हो गया और हॉर्नबिल हो गया, ये सारे हम देख रखे हैं। एंडेमिक स्पीसीज कौन से हो गए, देयर आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पार्टिकुलर एरियाज, लाइक मैंने बोला
जो हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क के वन हॉर्न राइनोसेरस है वो सिर्फ वहीं पे मिलेंगे। हॉर्नबिल आपको सिर्फ नागालैंड में मिलेंगे, और निकोबार पिजन है वो सिर्फ आपको निकोबार में मिलेंगे। मींस उनका एक स्पेसिफिक लोकेलिटी हो गया जहां पे आप उन्हें सिर्फ देख पाओगे। उसके अलावा चूंकि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि उनके हिसाब से वो ससेप्टेबल नहीं होते हैं, सो दैट इज द रीजन व्हाई दीज आर ओनली गेटिंग फाउंड इन अ स्पेसिफिक टेरिटरी, अ स्पेसिफिक रीजन and a specific locality, and such species are getting called as endemic species। आगे बढ़ते हैं हम extinct species के साथ। Finally, these are those animals or plants or flora and fauna whose population decrease rapidly in such a way that it's very much hard to find them anymore over this earth। Means almost their population decreased up to zero, you can't find them anymore, so such species are called as extinct species। एग्जाम्पल हमारे इंडिया के देखेंगे आप तो हो जाएगा एशियाटिक चीता का। एशियाटिक चीता आप देख लो, वेरी मच एक्सटिंक्ट, वी डोंट हैव एनी मोर एशियाटिक चीता इन इंडिया, राइट। पिंक हेड डक बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गया। तो ये सारे जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो विच टेल्स अस व्हाट, दैट ऑलरेडी मेनी ऑफ द स्पीसीज आर गॉन। और इन्हीं सारी से बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपने देखा कैसे रेयर स्पीसीज के बारे में पूछा गया, हमने बताया वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो को, हॉर्नबिल के बारे में बताया, और कुछ एक और एनिमल्स के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्पीसीज इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन? ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन की बात करेंगे तो हम किस स्पीसीज की बात करेंगे? दीज आर एक्सटिंक्ट स्पीसीज, सॉरी दीज आर इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड species if their negative factors continue to operate soon they will fall in this extinct category। ये तो था इंडेंजर्ड स्पीसीज, बट यहां पे चूंकि एग्जांपल पूछा जा रहा है तो पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे एग्जांपल है जो कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं, राइट। तो इसका आपको अभी अभी हमने बताया है पिंक टेल, अभी आपने देखा डक, यहां पे फिर एशियाटिक चीता का भी एग्जांपल, एशियाटिक चीता बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये एशियाटिक चीता। ये क्वेश्चन बहुत बार बार पूछा जाता है तो आप इस पे ध्यान रखेंगे। दीज आर एशियाटिक चीता एंड पिंक टेल डक, दीज आर ऑलमोस्ट गॉन। पिंक हेडेड डक देखिए यहां पे लिखा गया है माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट एंड प्लांट्स लाइक महुआ एंड हुबारडिया, ये सारे जो हमारे पास हो गए ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गए इस धरती से, राइट। ये था हमारा क्वेश्चन, हमने इसको कवर कर लिया है। नाउ कैटेगराइज द फॉलोइंग एज इंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीसीज, एशियाटिक एलिफेंट और इंडियन राइनो। पूछा हमको किस में से इसको करना, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज मींस इनका पॉपुलेशन रेयर से बढ़ के ये इनका कैटेगरी चेंज होकर रेयर से आ गया वल्नरेबल, क्योंकि इनका जो अभी भी नेगेटिव फैक्टर्स वो अभी भी ऑपरेट कर रहा है। और वल्नरेबल से जल्दी वो आ जाएंगे इंडेंजर्ड में, क्योंकि हमने उसको कंजर्व करने की कोशिश की नहीं, हमने उस पर काम करने की कोशिश नहीं की है, राइट। तो अगर हम बात करें एशियाटिक एलिफेंट की तो ये आ जाएंगे हमारे पास किसमें, वल्नरेबल, दिस विल कम इन वल्नरेबल कैटेगरी। और इंडियन राइनो की बात करें तो दैट विल बी इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात कर रहे हैं हम, वो इंडियन राइनो है, और ये एक एंडेमिक स्पीसीज भी है। किस तरह का स्पीसीज है, एंडेमिक स्पीसीज भी है, बिकॉज दीज एनिमल्स आर ओनली फाउंड इन काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ आसाम, right। So this is again a very important concern, because everywhere you can't make them survive, so we have to define and preserve their areas where they can live naturally, right। So endemic species के साथ साथ endangered species दोनों के एग्जांपल है हमारे पास, इंडियन राइनो, एशियाटिक एलिफेंट, वल्नरेबल स्पीसीज, राइट। एशियाटिक चीता अभी अभी हमने कवर किया है। एशियाटिक चीता की बात करें तो वो अभी अभी हमने कवर किया है। वल्नरेबल के जो अभी भी नेगेटिव फैक्टर्स अगर वो ऑपरेट होते रहे तो वो किस में आ जाएंगे, आ जाएंगे एक्सटिंक्ट में, विच मींस व्हाट, एशियाटिक एलिफेंट सून विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्सटिंक्ट कैटेगरीज, एंड विच मींस व्हाट, दे आर परमानेंटली गॉन फ्रॉम अर्थ, दे आर वेरी मच एक्सटिंक्ट नाउ, राइट। अब इसी को हम यहां से भी कोरिलेट कर दिए। एशियाटिक एलिफेंट हमने देखा कि वो आ रहा था वल्नरेबल स्पीसीज से, बट एशियाटिक चीता हो गया, वो हमारे पास हो गया एक्सटिंक्ट स्पीसीज के एग्जाम्पल। ये आप याद रखेंगे, इस तरह से पॉइंट आपको कनेक्ट करने हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कैटेगराइज द फॉलोइंग एज एक्सटिंक्ट और नॉर्मल स्पीसीज, पाइन,
एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक्सटिंक्ट हो गया भाई, और पाइन जो है हमारे पास नॉर्मल स्पीसीज है, राइट। पाइन इज ए ट्री और इट इज अ वेरी मच नॉर्मल स्पीसीज, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट, राइट। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कैटेगराइज द फॉलोइंग एज इंडेमिक और इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेमिक जो कि सिर्फ एक ही एरिया में मिलेंगे, इंडेंजर्ड जिनका पॉपुलेशन बहुत रैपिडली से घटा है, वल्नरेबल से वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए, और जल्दी अगर उनका जो नेगेटिव फैक्टर्स अगर इसी तरीके से ऑपरेट होते रहा तो वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज की कैटेगरी में भी आ जाएंगे, राइट। क्या क्या है भाई? लायन टेल्ड मकाओ, ये तो बिल्कुल इंडेंजर्ड हो गया। निकोबार पिजन, नाम से देख रहे हैं कि ये सिर्फ निकोबार में ही पाए जाते हैं। निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में एक निकोबार आइलैंड है जहां आप देखेंगे कि इस तरह के पिजन मिलते हैं। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया समझना कि ये सिर्फ, आसान भी हो गया हमारे लिए समझना क्योंकि ये एक नेम, प्लेस के नेम के साथ अपना नाम बनाए हुए रखा, ठीक है। सो दैट वाज निकोबार पिजन, वेरी मच ओरिएंटेड विथ निकोबार आइलैंड, राइट। तो ये हो गया निकोबार आइलैंड, निकोबार पिजन के साथ इंडेमिक इंडेंजर्ड स्पीसीज लायन टेल्ड मकाओ, राइट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ एशियाटिक चीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पहले इससे क्वेश्चन पूछा जाता था, अब इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, राइट। क्या नाम है भाई एशियाटिक चीता का? एसिनोनिक्स जुबांटस, ये नाम आप याद रखेंगे, दिस इज द नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ एशियाटिक चीता, राइट। अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मेंशन एनी 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटिंग आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब इसके कितने सारे फैक्टर्स है पता है? सबसे पहले रीजन आप दे सकते हैं पॉपुलेशन, राइज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा फैक्टर आप दे दो एग्रीकल्चर, अगला आप दे सकते हो अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड मेनी मोर, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल्सो, जो भी आपको दिमाग में, आपके दिमाग में आ रहे, माइनिंग भी आप डाल सकते हो, माइनिंग हो गया, राइट। एग्रीकल्चर हमने लिखा है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, इसमें आपको घबराने की बात ही नहीं, आपने पढ़ रखा है, बिल्कुल पढ़ रखा है, तो ये सारे फैक्टर्स आप मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि यहां पे सिर्फ 2 ही फैक्टर्स पूछा है तो हम सिर्फ 2 लिख के आ जाएंगे, दैट्स इट, राइट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज झूम? झूम कल्टीवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्वीडन cultivation, Sweden cultivation. It is also called as slash and burn cultivation, slash and burn cultivation. It is also called as shifting cultivation, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब बताइए, इतने सारे नाम हैं, आप किसी को भी, स्लैश एंड बर्न, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्वीडन कल्टीवेशन, कहां पे प्रैक्टिस होता है भाई? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, बेसिकली जहां पे ट्राइबल रीच एरिया, ट्राइबल रीच एरिया जहां पे भी आप देख रहे हो, वहां पे आप देखेंगे कि ये सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड, जहां पे वो क्या करते हैं, एक जगह का पूरा जो ट्रीज रहता है उसको साफ किया, जंगल साफ किया, वहां पे जो भी उसके जो वुड आए उनको उन्होंने जला दिया, वहां पे कुछ दिनों खेती करेंगे, फिर नेचुरली वहां पे उस जगह को छोड़ देंगे फर्टाइल होने के लिए और अगली जगह पे चल जाएंगे। That is called as Zoom cultivation, right? So Zoom is a type of cultivation practiced in the northeastern states and central India. Central India को भी हमने डाला है क्योंकि यहाँ पे भी मध्य प्रदेश के जो छत्तीसगढ़ एरिया, मध्य प्रदेश के कुछ एक एरियाज हो गए, उड़ीसा के कुछ एक एरियाज हो गए, साथ साथ आप ले लीजिए झारखंड के भी कुछ एक एरियाज, तेलंगाना के कुछ एक एरियाज, ये जो सेंट्रल इंडिया के पार्ट है वहां पे बहुत भारी मात्रा में ट्राइबल पीपल हैं, एंड दे आर डूइंग what? They are doing slash and burn cultivation. They are practicing cultivation in the form of shifting cultivation, right? ये था हमारा डिफिनेशन झूम का, 1 नंबर में पूछा गया, आराम से डिफाइन कर दिए। हाउ डू ट्राइबल पीपल ऑफ इंडिया डिप्लीट द फॉरेस्ट? ये मेथड अभी हमने देखा है। देखिए एक ही क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। यहां पे उन्होंने पूछा कि झूम कल्टीवेशन क्या होता है भाई, आपने झूम को डिफाइन कर दिया। अब पूछ रहा है कि व्हाट आर, इन अदर वर्ड्स दे कैन आस्क एक्सप्लेन वन डिसएडवांटेज ऑफ झूम कल्टीवेशन, दैट विल बी deforestation. Deforestation is the major drawback of झूम कल्टीवेशन, बिकॉज आप एक बड़े अमाउंट में, एक अब चूंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंटली वो क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, है ना, तो वो क्या करेगा, डिफॉरेस्टेशन प्रमोट करेगा ना। सो यहां पे इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे पूछा गया है, हाउ डू ट्राइबल पीपल डिप्लीट इंडियाज फॉरेस्ट?
So substantial parts of the tribal belts, especially in the northeastern and central India, deforested by shifting cultivation. हमने बोला कि डिफोरेस्टेशन इसका मेन रीजन है, राइट? मेन कंसर्न है, मेन डिमेरिट्स है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देखिए कैसे आप क्वेश्चन को कोरिलेट करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व विच इज सीरियसली थ्रेटेंड बाय डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या है भाई? डोलोमाइट इज एन ओर ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम which is very much found in Buxa Tiger Reserve of West Bengal, right? So they are asking about the place where this dolomite is getting extracted, and same time they are causing problem to the habitat of tiger, right? Natural habitat of tiger, and that was Buxa Tiger Reserve in West Bengal. आराम से आप इसको याद रखें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। What are the greatest degrading factors in the view of foresters and environmentalists? What are the greatest degrading factors of forest? यहां पे पूछ रहा है degrading factors of forest. The greatest degrading factors behind the depletion of forest can be considered as urbanization. और उसके पीछे अगर आप जाते हो तो देखोगे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा है भाई? कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वी हैव टू फीड आवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, फॉर दैट वी हैव टू कल्टिवेट surplus amount of food grain, and from where this food grain will come if we have more extra lands where we can do cultivation, right? So forest people, they are realizing that since population is growing, we have to feed them, and for the sake of getting more and more land, we are cutting down trees, and we are creating what? A fresh agricultural land. So this can be the greatest degrading factor. So foresters and environmentalists, they think that grazing and wood fuel collection, earlier this was very much frequent, now somewhat these have been reduced, and main reason for this will be deforestation because of our agricultural practices. We are making clearing trees for the sake of doing agricultural practices or making land available for them. That can be the main reason, right? तो ये आपके एनसीईआरटी में फैक्ट्स दिया हुआ है कि ग्रेजिंग एंड वुड फ्यूल कलेक्शन के द्वारा सबसे ज्यादा हमारे पास फॉरेस्ट को क्षति पहुंच रहा है। तो ये पॉइंट आप वहां पे लिख सकते हैं, बट आई थिंक दिस वन हैज बीन अपडेटेड। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच फैक्टर हैव लेड टू अ डिक्लाइन इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी? कौन सा फैक्टर है जिसने इंडिया के बायोडाइवर्सिटी को डिक्रीज कर दिया? अब बायोडाइवर्सिटी जब हम बात करते हैं तो वहां पे दोनों आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए, फ्लोरा एंड फौना दोनों आ गए, एनिमल्स भी आ गए और वाइल्ड लाइफ भी आ गए और वेजिटेशन भी आ गए। तो क्या है मेन रीजन? बहुत सारे ऐसे मेन रीजन हो सकते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मींस व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट डिफॉरेस्टेशन, राइट? सबसे बड़ा जो हमारे पास रीजन है वो है डिफॉरेस्टेशन। हम उनसे उनका घर ही छीन लेते हैं, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर डूइंग व्हाट? हंटिंग, पोचिंग, राइट? ओवर एक्सप्लॉइटिंग एनवायरमेंटल अवेलेबल रिसोर्सेस। Apart from that, we are doing what? We are causing pollution like soil pollution. Same time, sometimes natural factors are also there like landslides and forest fires. These are also the major factors which are doing what? They are making this forest and wildlife biodiversity literally very much get declined. तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखते हो, ये आपका समरी भी है पूरे चैप्टर का, राइट? आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज द बायोलॉजिकल लॉस is the loss of cultural diversity? हम एक एग्जांपल लेंगे। ब्लैक बक आप जानते हो, ब्लैक बक ये खुद एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। ये आपने देखा भैरो देव डाकब सेंचुरी, हमने वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट किया था, सोनचुरी, जहां पे 1200 हेक्टेयर में इन्होंने लोकल लोगों ने ही आपस में मिलजुल के क्या किया? एक बहुत बड़ा एरिया को कंजर्व करना स्टार्ट किया, फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करना स्टार्ट किया है। और उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनके कल्चरल जो बिलीफ्स हैं उससे रिलेटेड कुछ एक एनिमल्स थे जो कि इस फॉरेस्ट में रहते हैं, उनका पॉपुलेशन सडनली डिक्रीज करना स्टार्ट हो गया है। सो दिस शुड बी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व देयर पॉपुलेशन। एंड हाउ इज इट गोइंग टू हैपन? दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ इनिशिएटिव्स व्हिच हैव बीन टेकन बाय देम। यहां पे हम बात करेंगे कैसे लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी है वो बायोलॉजिकल लॉस है, या फिर हाउ इज द बायोलॉजिकल लॉस कैन बी इज कनेक्टेड विथ लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। अगर ब्लैक बक, काला हिरन अगर
मान लीजिए कि वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत सारे रिलीजन में पूजे जाते हैं, बहुत सारे हिंदू के कास्ट के हिंदू रिलीजन के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इनको पूजते हैं। अब अगर ये पार्टिकुलर एनिमल अगर खत्म हो गए तो उनका जो बिलीफ था वो कहां जाएगा? तो इसी बात को ध्यान में रखते यहां पे ये क्वेश्चन आप आंसर करेंगे। लाइक लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। द लॉसेस हैव मार्जिनलाइज्ड एंड impoverished many indigenous and forest dependent communities who directly depend on various components of the forest and wildlife for food, drink, medicine, culture, spirituality. राइट ये सारे पॉइंट्स आप देंगे ब्लैक बैक के बिहाफ में, आप देंगे निकोबार पीजन के बिहाफ में, आपको एग्जाम्पल देने हैं, आप देंगे हॉर्नबिल के बिहाफ में। हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है नागालैंड में दिसंबर के महीने में, और वो वहां पे सेलिब्रेट करते हैं अपने कल्चर को इस हॉर्नबिल से रिलेट करके। ये एक पक्षी है, आप सोचिए इंडिया के हर एक कॉर्नर से आप देखेंगे कुछ एक ऐसे एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं जिसको कल्चर से एसोसिएट किया जाता है, और जैसे ही उन सारे एनिमल्स का प्लांट्स का लॉस होगा डेफिनेटली दैट विल अफेक्ट द कल्चरल बिलीफ्स ऑफ लोकल पीपल। तो इसी तरीके से आंसर देंगे, और बेटर होगा कि आप कुछ एक एग्जांपल्स वहां पे मेंशन करें, निकोबार पीजन का, हॉर्नबिल्स का, ब्लैक बक का। आप वन हॉर्न राइनोसेरस के बारे में बात कर सकते हो जो कि असम में पाए जाते हैं, बिकॉज दे आर दीज एनिमल्स विच आई हैव टेकन recognition. These all are very much well connected with local people's belief and culture. That's why it is essential to serve our duty by conserving these animals population, right? Okay, fine. So let's move forward and see the next question. Mention any wildlife protection program. हमने देखा कि Wildlife Protection Act was introduced in 1972. Multiple times it got amended also. Next हमने देखा टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर हमने लॉन्च किया इसके अगले साल, जो कि था 1973 में। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी एक ही का नाम दीजिए, आप एक दे देंगे। फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट भी आया, फिर प्रोजेक्ट राइनोसेरस भी आया, बट हमारे लिए सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनमें से किसी को हाईलाइट कर देंगे, दैट्स इट, राइट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना? स्टेट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा। देखिए अलग अलग सालों में एक ही क्वेश्चन पूछा गया, बट अलग फॉर्म में। सीबीएसई फ्रेम्स क्वेश्चंस in such a way that it will look like a different question, but since you have studied that whole content multiple times, you have written multiple answers, then how are you going to get confused? Never, right? तो इसीलिए आपको कॉन्फिडेंट रहना है और तभी आप आंसर कर पाओगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, हमने इस चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो डिप्लीशन हो रहे हैं फ्लोरा एंड फौना के, उसके रीजंस के, यहां पे आपको रीजन पूछे जा रहे हैं, क्या क्या है रीजन, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला बात, we human are the biggest threat to all living organism over this earth, right? So पहला तो कंडीशन आप देंगे यहां पे population can be considered, rise in population, right? दूसरा आप क्या दे दोगे भाई? दूसरा दे दोगे अर्बनाइजेशन, ठीक ना? और तीसरा दे दो आप एग्रीकल्चर, चौथा दे दो व्हाट? डिफॉरेस्टेशन, पांचवा दे दो आप पॉल्यूशन। कितने पॉइंट्स आपको चाहिए? आपको 5 मार्क्स के लिए मैक्सिमम 5 पॉइंट लिखने हैं। मैंने यहां पे 5 पॉइंट यहां पे आपको बता दिए, ठीक है। क्वेश्चन फिर से हम बता देते हैं। स्टेट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये सारे फैक्टर्स आपके लिए आ जाएंगे, ठीक ना। और एक और पॉइंट यहां पे ऐड कर सकते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में, कॉलोनियल पॉलिसीज सेवियरली हैम्पर्ड आवर बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, राइट। अब ये सारे पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे बिल्कुल आपको फुल आउट ऑफ फुल मिलेंगे, राइट। एक फैक्ट भी यहां पे मेंशन किया गया है, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ओवर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ forest areas has been converted into agricultural land and all over India it happened। तो एग्रीकल्चर को तो मैंने ऐड कर ही दिया यहां पे। तो इस तरह के जितने भी आप आंसर लिखोगे पॉइंट्स में लिखोगे, ठीक है। तो ये हमने देख रखा है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कितने सालों लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग फॉर्मेट में। क्वेश्चन क्या है?
conservation of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential. Why? क्या जरूरत है हमें कि हम इन सारे जो वाइल्ड लाइफ है और जो वेजिटेशन है उनको कंजर्व करें? क्या उसके रीजन है? राइट, व्हाई रिसेंटली हैज दीज द कंजर्वेशन बिकेम मोर लाइक एसेंशियल फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कैसे इस आंसर सबका सेम होने वाला। व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट and wildlife resources? Explain any 2 steps taken by communities to protect our forest and wildlife resources. Very important question. एक को तो हम अभी से देखते हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं, जैसे वायरो देव डाकअप सेंचुरी हमने देखा, एक एग्जांपल उसका ये आ जाएगा, एक और एग्जांपल हम देख लेंगे। नेक्स्ट, why is conservation of forest and wildlife necessary? Why conservation of forest and wildlife necessary? In what way conservation projects challenge in what ways conservation projects change in the recent years, right? Next, assess the need of the conservation of forest and wildlife in India. ये सारे जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग सालों में पूछे गए हैं, पर इनके आंसर्स को अगर आप देख रहे हो, so these are going to be same for all these questions. So चलिए देखते हैं हम यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन को, राइट? यहां पे अगर बात कर रहे हो तो हमारा आंसर क्या होने वाला है भाई? आंसर होने वाला है पहला तो पॉइंट्स के फॉर्म में, व्हाई कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज इंपॉर्टेंट। लेट्स ट्राई टू सी। फर्स्ट हमने क्वेश्चन में देखा था कि लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल देखेंगे हम, उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे। एग्जाम्पल क्या होने वाले हैं, चलिए जरा देखते हैं। द लॉस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज नॉट जस्ट अ बायोलॉजिकल इशू बट इट इज कोरिलेटेड विथ कल्चरल डाइवर्सिटी, राइट? देखिए कैसे यहां पे एक ट्राइबल कम्युनिटी का एग्जांपल दिया है। देखिए सबसे पहले तो उनको देखते हैं कैसे उनकी डिपेंडेंसी है फॉरेस्ट बेस्ड प्रोडक्ट्स पे। सो देयर आर मेनी फॉरेस्ट डिपेंडेंट communities which directly depend on the various components of the forest and wildlife for food, drink, medicine and etc. Many of the tribal communities like Muria Gond, Dhurvas, Bhatra, etc. all have lost their habitat because of deforestation. And earlier you know very well that these forests were their habitats and they were depending over these forests for their family needs. Now forests are gone, which means what? They have to find something else for their own survival. हमने कुछ एक एग्जांपल लिया, देखिए कैसे मुरिया गोंड धुरवा के बारे में बात किया और हमने कैसे भत्रा के बारे में बात किया। तो ये सारे चीज आप ध्यान में रखेंगे। कुछ एक एग्जांपल भी दिए थे हमने देखा था हॉर्नबिल के बारे में, कैसे अगर उनका पॉपुलेशन अभी इंडेंजर्ड लिस्ट में पहुंच गया तो उन्होंने कंजर्व करने के लिए सोचा। और ये क्यों सोचा, कैसे वायरोडेव डाकअप सेंचुरी जो बना कैसे लोकल लोगों के इनिशिएटिव से बना। अब ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रखते हो तब आप क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे। यू हैव टू कनेक्ट ऑल डॉट्स बिफोर योर आंसर, बिफोर यू गिव योर आंसर, राइट? तो पहले हमने देखा कि क्यों जरूरत है, क्योंकि ये लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, इसलिए हमें उसको कंजर्व करना है। नेक्स्ट, कंप्लेक्स वेव ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा जो लाइफ है वो इतना सिंपल नहीं है जितना हम देख रहे हैं। वी ऑल ह्यूमन बींग्स are very much well connected with our wildlife, natural wildlife and vegetation. If any of these are getting affected or disturbed directly or indirectly, we are hampering ourselves. We are causing problem to ourselves only, right? So this is getting called as complex wave of living organism, right? We humans along with all living organism form a complex wave of ecological system in which we are not the only one. We are not the only one for whom this whole like natural vegetation and wildlife exists. We all are depending over each other, and any of us if got disturbed or getting reduced by means of population, which means what? This is the loss of our ecosystem. This is loss of our environment, and ultimately who will be affected? We humans will be affected, right? So ये सारे पॉइंट्स हमने देखा। आगे बढ़ते हैं अपना तीसरे पॉइंट की तरफ, वो है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। हम बार बार बात कर रहे हैं, देखिए कैसे हम अभी पिछले क्वेश्चन में भी इस पॉइंट को हाईलाइट थे कि अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 26,200 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट हैज बीन
कट डाउन फॉर द सेक ऑफ व्हाट, फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग एग्रीकल्चरल लैंड। अब ये सारे जो आप पॉइंट्स देख रहे हो, एंड दीज एरियाज विच हैव बीन reduced from forest areas, this means what, these are loss of habitats of someone, and basically this is our responsibility to take some initiative and do something there, right? हमने देखा इन सारे 3 पॉइंट्स के थ्रू इस क्वेश्चन को, और फाइनली हमने कंक्लूड भी कर दिया। अब देखिए कितने सालों लगातार ये क्वेश्चन आते रहा, तो ऑब्वियसली दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर भी आपने देख ही लिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज फाउंड इन इंडिया। हम देख चुके हैं नॉर्मल स्पीसीज क्या होते हैं, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट देम। आफ्टर नॉर्मल स्पीसीज यू हैव टू गो फॉर रेयर स्पीसीज, मींस रिसेंटली देयर पॉपुलेशन हैज स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड इफ इट कंटिन्यूज हैपनिंग soon they will come in what, vulnerable category, they will come in vulnerable categories। यहां पे endangered नहीं आएगा, vulnerable आएगा, राइट। अब हम बात करते हैं vulnerable की। if the population continue decreasing because of the negative factor, operation of negative factor, which means what, they will soon come in endangered categories। endangered category वो स्पीसीज हो गए जिनके पॉपुलेशन अभी भी बहुत रैपिडली से घट रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव फैक्टर्स जो इनके हैं वो अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं, एंड इफ दिस कंटिन्यूड हैपनिंग soon their population will become extinct and they will come in this extinct category। तो ये सारे डेफिनेशन है, हम ऑलरेडी इनके बारे में बात कर रखे हैं, ज्यादा हम इन पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एक एंडेमिक स्पीसीज हो गया जिनका नंबर से लेना देना नहीं है, जिसका लेना देना सिर्फ किससे है, ज्योग्राफी से है, उनके लोकेलिटी से है, उनके पार्टिकुलर एरिया से, राइट। इन सारों को हमने कवर कर रखा है और हमारे लिए बहुत ही आसान था आंसर करना। अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन इंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पीसीज विथ एग्जांपल्स। इंडेंजर्ड को आपने देखा कि ये थोड़ा ज्यादा सीरियस कंसर्न है वल्नरेबल के तुलना में। वल्नरेबल तो रेयर से आगे बढ़ा तब हम वल्नरेबल में आ गए। वल्नरेबल वो स्टेज हो गया जहां पे अगर अभी भी क्या कहता है कंटिन्यू होते रहा उनका ऑपरेशन तो वो इंडेंजर्ड में पहुंचे। बट इंडेंजर्ड में जो है अगर उन पे नेगेटिव फैक्टर्स अभी भी काम करने जारी रखें तो जल्द एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं, एग्जांपल्स हमें सिर्फ याद रखना है, डिफाइन तो आप कर ही दोगे। सो क्या हो गया भाई, इंडेंजर्ड स्पीसीज के एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो वन हैंड राइनोसेरस हो गए, राइट, लाइन टेल्ड मकाओ हो गया, संगाई हो गया, राइट, इंडियन वाइल्ड एस हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, राइट, ब्लैक बक हो गया, ये सारे हमारे इंडेंजर्ड कैटेगरीज में आ जाते हैं। वल्नरेबल स्पीसीज की बात करें तो हमारे पास आ जाएंगे हॉर्नबिल गंगेटिक डॉल्फिन, एशियाटिक चीता और ब्लू शिप, ये सारे हमारे पास हो गए वल्नरेबल स्पीसीज के एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ आर colonial, this is not colonial, this is colonial forests which maximum cause which happened maximum problem which was caused to our Indian biodiversity, that was done during colonial era, explain their policy, this is the question which is getting asked, right। तो सबसे पहले तो हम उनको बात करेंगे enrichment plantation सिस्टम, और इसी को ये बोलते थे क्या, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। आपको याद होगा आपने क्लास 9th में पढ़ा था इसको, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के बारे में, जहां पे उन्होंने क्या किया, जो वेराइटीज ऑफ ट्रीज थे उसको उन्होंने पूरा किया, काट दिया, और वहां पे जो उनके नीड के अनुसार से जो ट्रीज होने चाहिए उसका उन्होंने प्लांटेशन स्टार्ट किया। अब ये क्या हो गया, ये जो साइंटिफिक फॉरेस्ट्री था इसने वहां के बायोडाइवर्सिटी को पूरे बहुत ही बुरे तरीके से तबाह कर दिया। अब बताइए कि जब हमारे पास प्लांट्स में वेजिटेशन डाइवर्सिटी नहीं है तो फिर बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जिनका जो हैबिटेट्स होता है वो डिपेंड करता है बायोडाइवर्सिटी पे, वेजिटेशन डाइवर्सिटी पे, वो है ही नहीं। अब कहां से वो सरवाइव कर पाएंगे उस कंडीशन में। एग्जाम्पल लेते हैं तो हम देखते हैं साउथ इंडिया में जो एक एरिया था जहां पे बहुत ही भारी मात्रा में बहुत तरह के प्लांट्स हुआ करते थे, यहां पे क्या हुआ देखिए, फॉर इंस्टेंस टीक मोनोकल्चर यहां पे प्रमोट किया गया था साउथ इंडिया में, किसके जगह पे, एक वाइल्ड एरिया में जहां पे बहुत सारे अलग अलग तरीके प्लांट्स हुआ करते थे। अब दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं चीर पाइन का, जो कि हिमालय में था और इसने किसको रिप्लेस किया, हिमालयन ओक को, राइट।
अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि रोडेंड्रॉन जो हमारे पास फॉरेस्ट थे हिमालय के, उसको भी इस चेर पाइन ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। तो ये जो आप एग्जांपल देख रहे हो, पहला आपने देखा साउथ इंडिया में कैसे वहां पे एक अलग तरह के प्लांट को, मोनोकल्चर प्लांट को उन्होंने प्रमोट किया, जो कि वहां के जो लोकल डाइवर्सिफाइड फॉरेस्ट एरिया थे वहां पे मोनोकल्चर के थ्रू सारे एरिया को कवर करके एक ही प्लांट का फॉर्मेशन किया गया, ऊटी के आसपास का जो एरिया समझिए बेसिकली। तो दूसरा हो गया हमारे पास चीर पाइन ने किसको रिप्लेस किया भाई, हिमालयन ओक को और रोडोडेंड्रॉन फॉरेस्ट को, राइट। ये हमारा हो गया दूसरा। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक, आप एक्सपेंशन देखोगे फॉर द सेक ऑफ इंप्रूवमेंट इन ट्रेड एंड कॉमर्स, दे वर रिलाइंग ओवर इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, सो फॉर दैट सेक दे हैड टू क्लियर ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड्स, फॉरेस्ट लैंड्स। और यही हो गया कि अर्बनाइजेशन के साथ तो उन्होंने क्या किया, सारे एरियाज को भी काटना स्टार्ट किया, एंड फाइनली दिस लेड टू व्हाट, लॉस ऑफ लाइव्स, loss of biodiversity, loss of animals, loss of vegetation. And right, this was the colonial policies which was very much highly responsible for depletion of forest in India. Right, आगे बढ़ते हैं, एक और यहां पे इवेंट डाल सकते हैं। They were having a sports tournament where they were used to do what? They were used to kill maximum number of animals. The person who has killed maximum number of animals, he will be considered as विनर ऑफ दैट टूर्नामेंट। सो बताइए कि किस तरह का हमारे पास स्पोर्ट एक्टिविटी आप कर रहे हो। तो ये सब सारे जो हमारे पॉलिसीज थे, इसने डायरेक्टली क्या हमारे जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो थे उसको हैम्पर किया, और फाइनली यहां पे हम देखेंगे डिप्लीशन, राइट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहां पे पूछा जा रहा है व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, एक्सप्लेन। हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, जिसके थ्रू उन्होंने क्या लेके आया, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज का फॉर्मेशन हुआ, नेशनल पार्क्स बना, बोटेनिकल गार्डन बना, जूलॉजिकल गार्डन बना, ये सारे इनिशिएटिव्स हम देखेंगे यहां पे, राइट। राइट एनी 3 इफेक्टिव प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए सेम क्वेश्चन कैसे उन्होंने दूसरे फॉर्मेट में पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं तो एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर भी सेम ही होना। व्हाट इज द क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 मेजर्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। हम सबसे पहले बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 का, फिर हम देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर, फिर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फिर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, फिर हम बात करेंगे नेशनल पार्क, फिर हम बात करेंगे बोटेनिकल गार्डन, और फिर वहीं पे आ जाएंगे हमारे क्या, आ जाएंगे जूलॉजिकल पार्क, राइट। अब यहां पे हमने देख रखा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, यहां पे हमने आइडेंटिफाई किया क्या, IUCN से रिलेटेड जितने भी कैटेगरीज थे उस बेसिस पे हमने अपने एनिमल्स को आइडेंटिफाई किया, और उनके लिए हम टारगेटेड प्रोग्राम लॉन्च किए, जैसे अब दूसरा देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर, राइट। स्पेसिफिकली हम सिर्फ उन्हीं के लिए काम करेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे प्रोजेक्ट टाइगर आपने देखा, द वन हॉर्न राइनोसेरस इन असम गॉट प्रमोटेड एंड कंजर्व्ड, द काश्मीर स्टैग और हंगुल was also got recognized, and we started working for that. So 3 types of crocodiles, like freshwater crocodile and saltwater crocodile and gharial, they all were identified, they were listed, and finally we started working for their conservation, targeted program, right. Next क्या हो गया भाई, forest policy later further it got amended in it, जो 1894 का जो था फर्दर उसको हमने 1952 और 1988 में क्या किया, अमेंड किया, और टाइम के हिसाब से जो भी चेंजेस की दरकार थी हमने उसको इंप्लीमेंट किया, राइट। नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हमने फॉर्मेशन किया इसका, जो कि कहां पे है, देहरादून में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की हमने एक उसका एस्टेब्लिशमेंट किया, और फाइनली इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई जिसके द्वारा वो क्या करेंगे, इंडिया के जो भी वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी है, उनको कंजर्व करेंगे, उनको देखेंगे, उनके लिए जो नीड है वो उस पर काम करेंगे, राइट। ये सारे हमारे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव थे जो कि अब तक हम देख रखे हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। बताइए, हमने देखा पहला तो सरिस्का टाइगर रिजर्व देखेंगे राजस्थान में, दूसरा ये पहला हो गया भाई, दूसरा हम एग्जांपल लेंगे भैरो देव डाकब सेंचुरी का,
राजस्थान, यहां पे हम बात करें राजस्थान का, अर्बल का पार्ट भी राजस्थान का ही रहेगा। तो ये दो एग्जाम्पल अगर आप देते हो वेयर यू कैन सी लोकल कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, राइट। तो ये दो पार्ट, पहला आप देखेंगे सरिस्का राजस्थान, दूसरा अलवर का भैरव देव डाकब सोनचुरी। एग्जाम्पल दे देंगे आप, इसका हो जाएगा कंप्लीट। नेम सम कंजर्वेशन मूवमेंट्स विच हैव कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, फिर से हम देख लेते हैं। चिपको मूवमेंट आपने देखा कैसे उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा के लीडरशिप में लोगों ने वहां पे जो डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज थे उसके अगेंस्ट जाके अपना जो था लोगों पेड़ों को बचाना, उस अभियान को सक्सेसफुली कंडक्ट किया। ये था हमारे पास चिपको मूवमेंट में। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के एरिया में आप देखेंगे बीज बचाओ आंदोलन, लोगों ने समझा इन्हीं हिमालयन एरिया में कि जो हमारे नेचुरली जो इंडिजीनियस और एंडेमिक जो सीड्स हैं वो हर एक तरीके से रेजिस्ट हैं इस इंडियन क्लाइमेट के अनुसार। इन्हें एक्स्ट्रा टेम्परेचर, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर और एक्स्ट्रा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये चूंकि इस इंडियन कॉन्टिनेंट के सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से बिल्कुल अपने आप को मॉडिफाइड कर चुके हैं, इंडिजीनियस है, तो ऐसे सीड्स को अगर हम प्रमोट करेंगे तो जो हमारा बर्डन है पानी के ऊपर, जो हमारी डिपेंडेंसी है इरिगेशन के ऊपर, वो कम जाएगी। और इसी के साथ साथ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी प्रमोट करेंगे, क्योंकि नेचुरली ये पहले ग्रो हो रहे थे और हमें कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स केमिकल्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दीज वेयर सम कंजर्वेशंस व्हिच वे वेरी मच इफेक्टिव एंड स्टिल दे आर कंटिन्यूइंग विद देयर एफर्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस अगले पार्ट ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सबसे पहले इसको देखेंगे उड़ीसा में ये प्रैक्टिस किया गया था, जहां पे गवर्नमेंट ने समझा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी लोगों को। उन्होंने गवर्नमेंट को पहली बार रियलाइज हुआ भैरव देव डाकब सेंचुरी के तौर पे, जब लोग वहां के राजस्थान के अलवर के लोग पहली बार जब फॉरवर्ड इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे 1200 हेक्टेयर में क्या किया, उन्होंने एक रिस्ट्रिक्टेड जोन को डिक्लेयर किया और फाइनली उन्होंने खुद अपने तरीके से वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई करके वहां के सारे जो एनिमल्स थे उनको और प्लांट्स थे उनको कंजर्व करने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा और भी ऐसे सोसाइटीज कम्युनिटीज ऐसे उभरे, इसलिए उन्होंने क्या किया, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तौर पे एक नया इनिशिएटिव लिया, जहां पे लोकल लोगों को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप अपने तरीके से इस एरिया को कंजर्व कीजिए। उड़ीसा एक पहला स्टेट बना था जिसने ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के तौर पे लोगों को जागरूक करना स्टार्ट किया और लोकल लोग इसमें काफी बढ़ चढ़ के अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। ठीक है, ये सारे हमारे फेमस क्या हो गए, कंट्रीब्यूशन हो गए। और इसी के साथ हमारा जो मेन क्वेश्चंस थे वो अभी भी हमने कंप्लीट किया है। अब यहां पे बात आती है कि आपको क्वेश्चन किस तरह के दिखेंगे। समराइज कर देते हैं, एमसीक्यू में आप क्वेश्चन बहुत कम देखेंगे। पिछले साल सिर्फ एक क्वेश्चन आया था, हो सकता है मे भी आप वो ट्रेंड चेंज करना चाहें, बट अगर आप देखें तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स में मिलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन यहां से केस बेस्ड में भी आ जाते हैं, तो थोड़ा सा उस पर पूरा थॉरो रहना है। और इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूं। अगले सेशन में फिर हम मिलेंगे एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस और चैप्टर के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।